अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सादुर्रहमान बन के बात करूँगा, ना कि डकी भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे FIR हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज़। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी हमेशा से सिर्फ यही इंटेंशन रही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूँ और कुछ ना कुछ जो है वो मैं नया लाता रहूँ। लेकिन मेरे अनजाने ना अनजाने में अगर मेरे से कोई कंटेंट कभी ऐसा पोस्ट हुआ है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, या कोई प्रमोशन ऐसी हुई है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए पूरे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। लेट द कोर्ट हैंडल। मैं लीगली इस मैटर को एंड तक देखूँगा। मैं कोर्ट्स के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को रेडी हूँ और कर रहा हूँ। मैं इदारे के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा और जो भी जज साहब मेरे केस का फ़ैसला लेंगे मैं वो कबूल करूँगा। मेरा और मेरी फैमिली का जो 3.5 माह का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ वो बताने आया हूँ। 16 अगस्त 2025 को जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुलाए होते हैं। हमने अपने घर में दावत रखी होती है। मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, हम खाना शाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं। मेहमान चले जाते हैं, उसके बाद मैं और रूब पैकिंग में लग जाते हैं, क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है, उधर से इनवाइट आया होता है कि डकी भाई आप आएँ, हमारे लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाए। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने एक मेल और एक फ़ीमेल को चुना है, जिसके अंदर मेल में उन्होंने मुझे चुना है। बाकी कंट्रीज़ से भी उन्होंने एक मेल एक फ़ीमेल इनवाइट किए हुए थे और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने एक बंदा चूज़ करना है और उन्होंने मुझे चुना। मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की, क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता और मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हम जब पैकिंग करके सामान गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी हमारी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, हम सामान अपना अनलोड करते हैं। रात के 9 बजे के करीब हमारी फ़्लाइट होती है। हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई FIR तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते आप हमारे साथ आ जाएं। मैं और अरूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया। हम किसी को ऑन टाइम ज़्यादा इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। मैंने ज़िया को सिर्फ मैसेज कर दिया है कि ये इस तरह से इशू हो गया है, तो शायद हम फ्लाई ना कर पाएँ, तो आप प्लीज़ गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ले आओ और हमें यहाँ से पिक कर लो। हमें लगा कि शायद हमें बस सिर्फ फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे। 5-10 मिनट के बाद इमिग्रेशन वाले हमसे हमारे मोबाइल ले लेते हैं, कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड पर लगा दें और अरूब की तरफ वो इशारा करते हैं कि अगर आप जाना चाह रही हैं मलेशिया तो आप जा सकती हैं। अरूब ने कहा नहीं, अगर साथ मेरे साथ जा रहा है तो मैं चले जाती हूँ, वरना मैं इधर ही ठीक हूँ। शायद ये मेरी गलती ही, मुझे उसको जाने देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद जिस चीज़ से मेरी फैमिली ने गो थ्रू किया है, मैंने यही रिग्रेट किया कि मुझे अरूब को मलेशिया भेज देना चाहिए था। इमिग्रेशन वाले हमें एक रूम में बैठा देते हैं। मैं और अरूब बस आपस में गपशप लगा रहे होते हैं कि कोई नहीं कल चले जाएंगे, कोई नहीं दोबारा टिकट करा के परसों चले जाएंगे, इवेंट भी 2 दिन के बाद है, कल चले जाएंगे। हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल मेरे अंदर इतना सा भी वहम गुमान नहीं था कि असल में इशू क्या। 1 घंटे के बाद इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आ जाए हमारे साथ। एयरपोर्ट के बाहर NCCI की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाते हैं, मेरी गाड़ी में बैठा देते हैं। अरूब कहती है कि मैंने भी साथ आना है। मैंने इसको कहा नहीं, तुम घर चली जाओ, मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैं हैंडल कर लूँ। वो गाड़ी भी चल पड़ी थी, गाड़ी सीधा चलेगी NCCI ऑफिस गुलबर्ग। इस वक्त यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब अब इन्होंने मुल्क जा रहा था। NCCI लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डकी भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुल्जिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। यूट्यूबर डकी भाई बड़ी मुश्किल में, हुक्म जारी, मदाहों के लिए बुरी खबर। डकी भाई डकी भाई डकी भाई डकी भाई डकी भाई डकी भाई डकी भाई। रात के तकरीबन 11 बजे हम NCCI ऑफिस पहुंच जाते हैं। हथकड़ी मुझे लगी हुई थी, मुझे ऊपर एक रूम में लेके गए। जब मैं NCCI के ऑफिस पहुंचता हूं तो वहां पे 6-7 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मेरी हथकड़ी वो खोल देते हैं, मुझे कुर्सी पे बिठा देते हैं और मेरी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है। वहां पे मेरे से क्वेश्चन करते हैं एप्लीकेशंस के प्रमोशन के बारे में। वहां पे मुझे पहली बार आइडिया होता है कि मेरा इस इशू पे मुझे एयरपोर्ट पे रोका गया। खैर मेरे से वो जो सवाल करते गए
मैं उनको बताता गया। मेरे पास 3 मोबाइल थे, मैंने तीनों मोबाइल के पासवर्ड उनको दिए। उन्होंने मेरे से मेरे जीमेल अकाउंट के पासवर्ड पूछे, मैंने वो भी उनको ऑन द स्पॉट दिए। उन्होंने मेरे से मेरे लैपटॉप का पासवर्ड पूछा, मैंने उनको ऑन द स्पॉट दिया। ऐसा भी नहीं कि मैंने उनको कोई बहाना लगाया हो कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, बिकॉज आई हैड नथिंग टू हाइड। मैं इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि इदारा ये सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया। वो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने पहले 23 मिनट के अंदर दे दी थी। कई घंटे गुजर जाते हैं और तमाम ऑफिसर्स मेरी इंक्वायरी लेके चले जाते हैं, सिवाय एक के, जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब। मेरे आईओ के अलावा जब तमाम ऑफिसर्स चले जाते हैं तो एक प्राइवेट बंदा बाहर से अंदर आता है। तो आईओ मुझे कहता है कि तुझे पता है कि तेरे पे एफआईआर होने वाली है। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मेरे पे केस क्या है और क्या एफआईआर है और मैंने किया क्या है। तो जो प्राइवेट बंदा था जो बाद में आया था ना, वो कहता कि यार तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे आईएसआई है, तेरे पीछे एमआई है, तेरे पीछे क्या क्या एजेंसी है। कहता तुझे पता ही नहीं है कि तूने क्या किया। तो वो मेरे पे ये इंप्रेशन डाला कि हर इदारा जो है वो मेरे पीछे पड़ गया। साथ ही कहता कि लेकिन अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मेरा तो काम ही कोई नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, फैमिली को टाइम दिया, बेगम को टाइम दिया, एक आधे दोस्त को टाइम दिया, जाके व्लॉग वगैरह बना लिया, घर आए, सो गए, दैट्स इट। इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ है ही। मेरे माइंड में 100 सवाल आना शुरू हो गए, लेकिन मेरे पास जवाब किसी का नहीं था। फिर उन्होंने मेरे पे एफआईआर दे दी, मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने जिंदगी में कभी हवालात नहीं देखी थी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा, रोशनी होगी। हवालात में सिर्फ एक ही लड़का था, मैंने उससे भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं की। सुबह 10-11 बजे के करीब एक बंदा आया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे कोर्ट ले गए कि आपको जज साहब के सामने पेश करना है। मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हवालात, कोई थाने, उनमें से किसी चीज़ का उनको नहीं था पता। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। मुझे तो रिमांड का मतलब ही नहीं था पता। मुझे हथकड़ी लगा के फिर से एनसीसीआई ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई। आईओ कहते हैं हाँ जी। कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। आईओ हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। तो कहता तुम इतने क्यों हो। मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मेरे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो। वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो। कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है वो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम। कहता नहीं, चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या बताऊं यार। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ। मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और किस तरह इससे निकलूं। मैंने क्या किया ऐसा। खैर वो सरफराज चौधरी कहते हैं कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं डे 1 को आया हूं, मैं सब कुछ मोबाइल का पासवर्ड
मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज़ नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मुझे ऊपर ले गए। मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, जावा फूड्स, मेरा एक जाने वाला है जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया हुआ था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, तब मार लें, लेकिन मुझे मारे कम। वो बड़ा परेशान हुआ, वो बाहर चला गया, कुछ खाने को मेरे लिए लेके आया था, पिज़्ज़ा या कोई बर्गर लेके आया था। बाहर जाके मुझे नहीं पता कि उनके जानने वाले थे जुनैद सलीम जो एंकर हैं, उन्होंने कहीं उनको बात बता दी। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो अपने पॉडकास्ट के अंदर इसका जिक्र कर दिया कि मेरा एक जानने वाला वहाँ पे गया तो डक्की भाई इस हालत में था। तो जुनैद सलीम साहब ने जो है वो इस चीज़ का पॉडकास्ट दे दिया। ज़ेरे हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे, और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम, बहुत मार रहे हैं। जो फिर मेरे लिए अंदर प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ। खैर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं, मुझे जितना मर्जी मारे, मैंने किसी को नहीं बताना। मुझे हवालात में वापस बंद कर दिया इन्होंने। थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ वो एहलकारों ने मारा था। थप्पड़ वाली एडिशनल डायरेक्टर ने भी मारा था, मैं आपको बताता हूँ जी। डक्की भी आगे बताएगा कि मुझे चपेड़े किसने मारी थी, और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो कर रहा हूँ, मुझे मारो ना। जब इसको पेश करने लगे थे डक्की को, तो भाई वो आपको बताया था कि मैं इसको थप्पड़ मार के लाया हूँ। हाँ, तो वो थप्पड़ मार के लाए, वो मारते थे इसको। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उनका जो फ्रंट मैन था, उसको सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ था कि वो मेरे से पैसों की डिमांड करे। उसने तब मेरे से पूछा कि यार तू बेवकूफ है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता यार तेरे पीछे आने वाला कोई नहीं। मैंने कहा यार मेरी फैमिली कभी इन चक्करों में पड़ी नहीं है। तो कहता नहीं तू बेवकूफ है, तुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे अपना मसला नहीं हल करना। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं। कहता कि तेरा कोई दोस्त पीछे आने वाला, कोई तेरा भाई, कोई तेरा आउट ऑफ कंट्री कोई दोस्त रहता हो, कोई तेरे पीछे आने वाला नहीं। मैंने कहा कि मेरी तो बातचीत ही नहीं है किसी से, तो मैं किसको क्या कहूँ। तो कहता कि ये जो तेरा आईओ है ना, सारी गेम इसके हाथ में, इसने जो लिखना है तेरे साथ वही होना है, तो तू अगर इसके साथ ताउन करेगा तो तेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। कहता कि भाई लगता है तुझे सारा पैसा कब्र में लेके जाना है, पैसे आप फिर कमा लोगे, आप अपना मसला हल करो। मैंने कहा मैं इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता कि क्या पैसे कितने लगते हैं, क्या होता है, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ आप क्या ना क्या चाह रहे हो। कहता कि तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। पहले मुझे लगा कि कोई 7-8 लाख की बात कर रहा है कि कोई 7 लाख के अंदर मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा 7-8 लाख? कहता नहीं तू लाखों में ही रही। मैंने कहा 7-8 करोड़? कहता तो और। मैंने कहा इतने तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे रिसेंटली कुछ बहुत ज्यादा खर्चे हुए हैं, मैंने आगे भी बहुत सारी मेरी स्पेंडिंग है, मेरे 100 और काम है, मेरे पास नहीं है। कहता बस फिर तो इधर ही पड़ा रहा है। मुझे वहां से आइडिया हो गया कि इस बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसे मांगना है। जब मैं एनसीसीआई की कस्टडी में था, आप लोगों ने शायद 3,26,000 USDT की बात एडिशनल डायरेक्टर के पॉडकास्ट में सुनी होगी। 3,20,25,000 USDT वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्थ करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फर्द मकबूजगी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने दर्जनों पॉडकास्ट देके ये बताया कि 3,26,000 USDT जो है वो हमने इससे बरामद कर लिए हैं। अब मैं आपको उसकी असल स्टोरी बताता हूँ कि वो क्या है। हवाला से मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं, कोई शाम के 7 बजे के करीब। आइयो मुझे कहता है कि अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल। मैं अकाउंट खोल देता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है जो मेरी सारी लॉस पे गई होती है, क्योंकि उस दौरान बिटकॉइन नीचे गया हुआ था। वो सारी ट्रेड मेरी
लॉस में क्लोज करता है, मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है, मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास डॉज, बिटकॉइन, इथीरियम, मेरे पास दर्जनों टोकन और पड़े हुए थे, वो सारे क्लोज करके उसको यूएसडीटी में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये यूएसडीटी ट्रांसफर कर। मैंने कहा सर इसकी क्या वजह है, आपने मेरा पर्सनल लॉस भी कर दिया है। कहता है कि तुझे अपना मसला हल करना है या नहीं करना। मैंने कहा कि सर लेकिन ये 3,26,000 यूएसडीटी आपने ट्रांसफर क्यों करना है? जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है आपके सामने, अकाउंट मैंने आपको दे दिया, उसका जीमेल मैंने आपको दे दिया, पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, आपने ट्रांसफर इसको क्यों करना है? कहता है तुझे जितना कह रहे हैं उतना कर। मेरी 15 मिनट उनके साथ बहस चलती रही कि सर ये पैसे ज्यादा हैं, मुझे आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये ट्रांसफर आपके पास क्यों करना है। वो मुझे आगे से यही कहता था कि यार लगता है तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। बीच में उसने मुझे बहाने लगाने शुरू कर दिए, यार क्योंकि तू हमारी कस्टडी में है कि तेरा अकाउंट कहीं हैक ना हो जाए, जब तू यहाँ से फारिग होगा तू मुझे बता दी, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। आईओ ने मुझे इस तरह की कहानी सुनाई शुरू कर दी। उसने मुझे एक अपना वॉलेट एड्रेस दिया, उसने कहा कि ये सारे पैसे इस पे ट्रांसफर कर। इसने मेरे से जबरदस्ती मेरा फेस आईडी, मेरा ऑथेंटिकेटर सारा लगा के इसने मेरे से जबरदस्ती 3,26,000 यूएसडीटी, जिसकी पीकेआर के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। अब जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया, क्या वो एफआईए का अकाउंट था? नहीं। क्या वो एनसीसीआईए का अकाउंट था? नहीं। क्या वो पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या किसी केपी की हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो नैब का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे आईओ असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट था, जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर किए। ट्रांसफर करने के बाद इन्होंने वापस मुझे हवालात में बंद कर दिया। कोई रिसीविंग नहीं दी, मुझे उसकी कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई सबूत ही नहीं है इस चीज का कि इन्होंने अपने पास ट्रांसफर किया। 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, मेरे से सोया नहीं जाता। एक ऑफिसर एक मुलजिम को छोड़ने आते हैं हवालात, मैं फटाफट उठ के उससे पूछता हूँ, मैंने कहा सर आपके इस एनसीसीआईए इदारे के अंदर जब कोई क्रिप्टो का कोई रोला चलता है, कोई यूएसडीटी का कोई रोला चलता है, तो उस पे क्या होता है? क्या उसको ट्रांसफर कर लिया जाता है? कहता मैंने कभी ऐसा सुना तो नहीं है। कहता क्यों, क्या हुआ है? मैंने उसको बताया। मैंने कहा आईओ ने मेरे 9 करोड़ रुपया यूएसडीटी ट्रांसफर कर लिया अपने पास। कहता अच्छा, तो उसने आपको कोई रिसीविंग दी है? मैंने कहा नहीं। कहता ऐसा होता तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं किसी से पूछ लूं। मैंने कहा जी पूछ ले, मैं बड़ा टेंशन में हुआ। उस पूरी रात मैं नहीं सोया। अगले दिन सुबह के कोई 10-11 बजे के करीब एक बंदा आता है, मुझे लेके जाता है ऊपर ऑफिस में, मुझे इतनी जोर का वो थप्पड़ लगाता है, मेरे ख्याल से मेरे पूरे 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा जोर का थप्पड़ वो वाला थप्पड़ था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो मुझे बता के नहीं लगाया जाता, वो मेरे पीछे से लगाया जाता है, मेरे सर पे इतना बड़ा उस बंदे का हाथ होता है, मुझे इतनी जोर का थप्पड़ लगाते हैं, मेरे यहाँ से मेरे ज़हन का मवाद, अंतरियां सारी मेरी आंखों से बाहर निकलने को करी ही। मैं इवन एक पॉइंट पे मेरा विजन ब्लरी हो गया है, मेरा विजन काला हो गया है, मैं बेहोश होने वाला है, इतनी जोर का वो थप्पड़ था। उसने कहा कि हर चीज बतानी जरूरी होती है। मैंने कहा कि सर मेरे 9 करोड़ रुपया आप ट्रांसफर कर लो, मुझे उसकी कोई रीजनिंग ना दो, मुझे उसकी कोई रिसीविंग ना दो, मैं अपना मुंह कैसे बंद रख लूं? इतनी सी बात पे उसने मुझे फिर से एक और थप्पड़ लगाया। मुझे आईओ के पास ले गया। आईओ कहता कि यार तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। एडिशनल साहब बहुत नाराज है। मैंने कहा सर आपने 9 करोड़ रुपया मेरा ले लिया है, अभी मैं बात कर ही रहा था तो उसने इशारा किया कि इसको बंद कर दो। अब मुझे बंद कर दिया वापस हवालात में। कुछ टाइम के बाद जब मुझे फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए तो ये जो मेरी 9 करोड़ रुपया जो इन्होंने ट्रांसफर किया है 3,26,000 यूएसडीटी, ये बात पूरे डिपार्टमेंट के अंदर फैल चुकी थी। हर प्राइवेट मुलाजिम को पता था, हर ऑफिसर को पता था, हर आईओ को पता था, डिपार्टमेंट में हर एक बंदे को पता लग गया था कि ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो शुएब रियाज आईओ के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। आईओ ने सोचा इसने बात आउट कर दिया है, सबको पता लग गया है। इन्होंने फटाफट क्या किया, उसकी रिकवरी डाल के कोर्ट में पेश कर दिया कि ये देखो हमने ये पैसे बरामद किए हैं इससे, जबकि उन्होंने बरामद की इंटेंशन से वो ट्रांसफर अपने पास नहीं किए थे। इनकी ये इंटेंशन थी कि पैसा हम अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर इसमें से कोई इसको 20-30% वापस देके इससे डील करेंगे, ये इनकी शुरू की इंटेंशन थी। लेकिन मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, मैंने मार खा ली इसके बदले। मैंने कहा मुझे मारो जितना मारना है। डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, ये लोग घबरा गए, इन्होंने फटाफट कोर्ट में रिकवरी डाल दी, जिसकी वजह से मजबूरन एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब को दर्जनों पॉडकास्ट मजीद देने पड़े कि 3,26,000 हमने इस बंदे से बरामद कर लिया है, जबकि वो बरामदी की नीयत से ट्रांसफर नहीं किया गया। हाँ वो तो मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, तो फिर आपको स्टोरी बनानी पड़ी इसकी। 3,20,25,000 यूएसडीटी कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। जब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से लेके गए तो वहां पे एक और बंदा आया था अपने काम से, मैं आप लोगों को उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग उसका नाम रख लेते हैं बिग ब्रदर। ये बिग ब्रदर जो है आपने वीडियो के एंड तक याद रखना है। वो अपने किसी काम से आया था, उसने मुझे देखा, उसने मेरे से पूछा कि यार डक्की तेरे पे केस क्या है? मैंने कहा एप्लीकेशन प्रमोशन का केस है। तो कहता कि तेरा मैटर कहाँ तक पहुंचा है? मैंने कहा कि मैं तो पूरी तरह ताउन कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ इनको दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनको अब मेरे से और क्या चाहिए, लेकिन मैं तो पूरी तरह इनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो कहता अच्छा। उसने उसे सर हिलाया और कहता कि क्या ये लोग तेरे से कोई पैसे भी मांग रहे हैं? अब क्योंकि मैं
उस बंदे को पहली बार मिला हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरे से कोई पैसे नहीं मांग रहा। जैसे सर हिलाया, कहता अच्छा, चल ठीक है, अच्छा लगा तेरे से मिलके। वो अपने कामों में लग गया। खैर मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने फिर से मुझे जेल में हवालात में बंद कर दिया। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम इससे पैसे लें, हम इससे पैसे का पूछें। जब इनको आइडिया हुआ कि मैं इनको किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रहा, इन्होंने बहाने से मेरी फैमिली को बुला लिया। अरूब और मेरी अम्मा, उनको ये कह के बुलाया गया कि मेरी उनके साथ मुलाकात है। मुझे जब हवालात से ऊपर लेके गए तो अरूब बैठी हुई थी और उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी। उसका मोबाइल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में था। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुएब रियाज साहब से पूछा कि ये आपने इनका मोबाइल क्यों लिया है? तो कहता कि इन पे भी FIR होगी। तो अरूब घबरा गई। उसने कहा मेरे पे FIR क्यों होगी? उसने कहा कि आपने तो हमें साथ से मिलने के लिए बुलाया है, मुझे और मामा को, के साथ से मुलाकात हो जाएगी। तो कहता कि नहीं, FIR हो ना हो, ये जो आपके शोहर की FIR है इसी में बड़ी जगह है, हम आपको इसी में नामजद करेंगे। अरूब घबरा गई। मैंने अरूब की तरफ देखा, मैंने अरूब की तरफ इशारा किया कि मैंने कहा बस बिल्कुल चुप होके बैठ जाओ, बस ये वक्त गुजारो, बस इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। खैर वो अरूब से कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछने शुरू कर दिए। मैंने यही कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी अरूब को वापस भेज दूं घर। उसका मोबाइल वापस मिले ना मिले डजंट मैटर, वो घर जाए। आईओ ने अरूब का मोबाइल रख लिया। मैंने अरूब को कहा कि अब तुम घर जाओ और तुमने वापस नहीं आना। जब अरूब घर गई है तो उसने जब वकीलों से डिस्कस किया तो वकीलों ने कहा कोई बात नहीं, हम प्री अरेस्ट बेल करवा लेंगे। तो अरूब ने कहा ओके। अगले दिन उन्होंने जाके प्री अरेस्ट बेल करवा ली। जब उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवाई तो प्री अरेस्ट बेल की खबर पहुंच गई इदारे में, NCCI ऑफिस में, आईओ के पास और सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर के पास। इन्होंने फिर से मुझे कहा कि अपनी फैमिली को मीटिंग के लिए बुलाएं। मैंने घर वालों को कॉल की क्योंकि उसकी प्री अरेस्ट बेल हो चुकी थी। मैंने कहा चलो अब इसको खतरा नहीं है और इसका मोबाइल भी उनके पास है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, मैं बुला लेता हूँ। ऑफिसर्स ने जो है मेरे घर कॉल करवाई। मैंने कहा कि अम्मा वो बड़े अफसरान, एडिशनल डायरेक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बुला रहे हैं, तो बाकी घबराएं ना, कोई इस तरह कोई नेगेटिव मीटिंग है इस तरह का कुछ नहीं है, तो आ जाए। मेरी माँ और अरूब प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद एडिशनल डायरेक्टर रूम में आ गए। सरफराज चौधरी साहब कहते, जतोई साहिबा आप अपने आप को क्या समझती हैं, आपने प्री अरेस्ट बेल करवा ली है? तो अरूब ने कहा जी। तो कहता अच्छा करवाएं, जो आपने करना करें, 5 रुपए का एक नया सफ़ा आता है, हम एक नई FIR लिखेंगे और आपको पकड़ लेंगे। अरूब मेरी तरफ देख रही है कि ये क्या है, ये किस तरह की मीटिंग है। मेरी माँ परेशान, लाल उनके चेहरे हो गए थे सबके। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने फिर अपना मोबाइल खोला, वहाँ WhatsApp खोला, उन्होंने ऊपर लिखा जज, और ऐसे मेरी माँ को और मेरी वाइफ को लिस्ट दिखाई ऐसे स्क्रॉल करके कि ये देखो मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, मेरा इन जज से भी ताल्लुक है, मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, क्या कर लेंगे आप? जब वो इस तरह जजेस की लिस्ट दिखा रहा था तो उसने बड़े ऊंचे अल्फाज में बोला कि यहाँ पे जज भी मैं हूँ, यहाँ पे वकील भी मैं हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं हूँ, जितनी आपने प्री अरेस्ट बेल करवानी है करवाएं, नया पर्चे में हम पकड़ लेंगे। हमारे पास कुछ कहने को नहीं था। मैंने वहाँ पे सिर्फ सर को कहा कि जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अपने घर वालों की तरफ देखा, मैंने उनको इशारा किया कि प्लीज़ वक्त गुजारें बस। मेरे घर वालों के चेहरे लाल हो गए हैं, मतलब बिल्कुल आप कह लो कि उनके पास कुछ कहने को नहीं थे। दे वर शेकिंग। वो बातें करता गया, हम लोग घबरा गए थे। हमने बस वेट किया कि यार ये कब हमें फारिग करेगा। जब उसने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, मैं, अरूब और मेरी माँ जब उस एडिशनल डायरेक्टर रूम से बाहर निकले, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, अरूब की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि यार मुझे बहाने से कहते हैं कि आप लोगों को बुला लो, फिर ये इस तरह की हरकतें करते हैं, डराने धमकाने वाली, ब्लैकमेलिंग, थ्रेट्स। मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ इनका पैसे मांगने का तरीका है ताकि हम डर जाएं, इनको कुछ पैसे दे दें और हमारी जान छोड़ेंगे। तो ये इस तरीके से मुझे, मेरी फैमिली को ज़हनी अजियत देते रहे हैं, ब्लैकमेल करते रहे हैं। अरूब का राइट बनता है कि वो प्री अरेस्ट बेल करवा के आए। आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, करें। उसने तो अपना मोबाइल भी दे दिया, आप जब बुला रहे हो वो आ रही है, फिर भी आप उसको थ्रेट कर रहे हो कि जी आपने प्री अरेस्ट बेल करवा लिया, कोई बात नहीं, 5 रुपए का नया सफा आएगा, हम आपको फिर अरेस्ट कर लेंगे। और ये सब इनका तौर तरीका था कि हम लोग किसी तरह टूट जाए और ये जितने पैसे मांगे हम लोग फौरी इनको दे दें। इस दौरान आईओ और उसका जो फ्रंट मैन है, जब उनको पता लगा कि मैं और मेरी फैमिली किसी भी तरह से इनको एंटरटेन नहीं कर रही, कोई पैसों के मामले में लिफ्ट नहीं करवा रही, तो इन्होंने मेरे एक दोस्त से बात की और उस दोस्त को कहा कि इसको मुझे आके कहो कि ये पैसों से मसला हल होगा। उसकी जो भी गपशप हुई मेरे दोस्त ने वापस आके बताई, कहता कि ये पैसे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा यार इस तरीके से मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये लोग चाहते क्या है? वो ये कह रहे हैं कि अरूब को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दें और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई इन्होंने मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया, इन्होंने मेरी USDT भी अपनी जेब में डाली, मेरे अब्बा जी का बैंक अकाउंट ब्लॉक है,
मेरी अम्मा जी का बैंक अकाउंट भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, अरूब का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जिया का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, इवन मुनीब जो अंडर 18 है उसका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मेरे दादा अब्बू जिनका मैंने आज तक व्लॉग में जिक्र नहीं किया, आज तक उनकी अपीयरेंस नहीं हुई, 80 साल एंड अबव की उनकी उम्र है, उनका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। मेरे पास 1 टका नहीं है इनको देने के लिए। सॉरी। उसने मेरी बात सुनी, कहता अच्छा। उसने एज इट इज जब ये बात आईओ को बताई, आईओ आगे से इसको कहता कि इन्हों दे कोल 40-50 करोड़ रुपया सैट नहीं पड़ा होंगे। मेरे दोस्त ने एज इट इज मुझे ये बात आके बताई। अब क्योंकि मेरी फैमिली ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजर चुकी थी, जब मेरे दोस्त ने ये बात मेरी फैमिली को बताई, मेरी फैमिली ने घबरा के कहा कि प्लीज आप किसी और से बात कर लें, अगर वो हमें लोन दे सकता है, कोई उधार हमें दे सकता है तो दे दे। मेरे दोस्त ने इवन मेरे एक और दोस्त से भी बात की, उसने मना कर दिया, कहता यार हम नहीं कर सकते, 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्त ने फिर आईओ से बात की, आईओ कहता कि हम 60 लाख से नीचे नहीं लेंगे, अरूब की हद तक, अभी हम डकी की बात नहीं कर रहे। ये बात जब उसने मुझे आके बताई, मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं 60 लाख, या मेरे पास 60 रुपए नहीं है, सब कुछ इन्होंने ले लिया। अगले दिन मेरी कोर्ट में पेशी थी, मेरा रिमांड लेने के लिए जब कोर्ट में गए तो मेरी फैमिली वहां पे आई हुई थी। उन्होंने मेरे से हाथ जोड़ के, रंग उनके उड़े हुए थे, कहा कि साद जो कह रहे हैं इनको प्लीज दे दो। अरूब कांप रही थी, कहती कि मुझे पकड़ लेंगे, मुझे पता भी नहीं है कि इनको कैसे हैंडल करना है, मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, प्लीज ये जो मांग रहे हैं दे दो। जब मैंने उनकी शक्लें देखी फैमिली की, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास 60 लाख रुपए वाकई में नहीं है, आप किसी से बात कर लें। मेरे मामू आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके आए हैं, जो हमने इनको ये सारी कहानी बताई है। मेरे एक मामू इधर पाकिस्तान में होते हैं, वो भी आए हैं, उनसे हमें उधार लेना पड़ा कि प्लीज हमारी हेल्प कर दें, हमारा ये मसला है, हमें 60 लाख रुपया उधार चाहिए। उन्होंने 60 लाख रुपया हमें कैश अरेंज करके दिया, वो कैश हमने इन लोगों को पहुंचाया। इनको पैसे जो है मेरे भाई ने भिजवाए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि इनको पैसे पहुंच गए हैं या वो मेरे मामू ने दिए हैं, ये सारी बातों का मुझे बाद में पता लगा। जब इनको पैसे पहुंच चुके थे, अगले दिन मुझे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने मुझे फिर से कहा कि आप अपनी फैमिली को, अगर आपने मीटिंग करनी है तो आप बुला लें। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने अपनी फैमिली को बुला लिया, और तब एडिशनल डायरेक्टर साहब का रवैया मेरी फैमिली के साथ टोटली चेंज हो चुका था। वहां से मुझे आइडिया हुआ कि इट वॉज नेवर अबाउट द केस, इट वॉज ऑलवेज अबाउट द मनी। वो मेरी फैमिली से बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया हो गया कि इनको शायद पैसे पहुंच चुके हैं। वो इवन कमरे से चले भी गए थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी कोई प्राइवेट बात करनी है तो आप कर लें। जब वो कमरे से गए हैं, तब मेरी माँ ने, अरूब ने, मेरे भाई ने सारी कहानी बताई कि किस तरह से मेरे मामू ने उधार 60 लाख रुपया दी है इस सारी कार्रवाई के लिए। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी, मैंने कहा यार आई एम सॉरी कि मेरी वजह से इतना कुछ करना पड़ रहा है सबको। कहती कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देख रहा है, इट्स ओके। खैर मेरी फैमिली को 5-10 मिनट दिए हैं मेरे से बात करने के लिए और वो चले गए। अब तक मेरा 16-17 दिन का रिमांड हो चुका था, इतना लंबा रिमांड होता नहीं है। अभी वीडियो में कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था कि बिग ब्रदर एक बंदा आपने याद रखना है। ये बिग ब्रदर इस बार फिर से एनसीसीआई ऑफिस आता है, लेकिन ये इस बार मेरे से मिलने आता है। मेरे से पूछता है कि किधर तक पहुंचा तेरा केस। मैंने कहा कि सर मेरी तरफ से तो मैं सब कुछ दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनका क्या इरादा है। उसने मेरे से पूछा कि यार इतना लंबा तेरा रिमांड क्यों हुआ है। मैंने कहा सर नो आइडिया, जबकि मैं इनको सब कुछ दे चुका हूँ। इनके पास मेरे सारे मोबाइल हैं, इन्होंने मेरी वाइफ को भी नामजद किया है, सारे ईमेल पासवर्ड लिए हुए हैं, सब कुछ इनके पास है, ये फिर भी मेरा रिमांड डिमांड करते हैं। कहता अच्छा तो इन्होंने पैसों की बात की है तेरे से, क्योंकि मैं उस बंदे पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं था करता। मैंने कहा नहीं, इन्होंने मेरे से कोई पैसों की बात नहीं की। कहता किसी ने इशारा दिया हो, किसी ने इनडायरेक्टली तेरे से डिमांड की हो, या किसी ने कहा हो कि तू अगर पैसे दे देगा तो तेरी छूट हो जाएगी। फिर वही बात कि मुझे नहीं था पता कि वो बंदा कौन है। मैंने उसको कहा कि नहीं। उसने मेरी तरफ देखा ऐसे, कहता आर यू श्योर। मैंने कहा जी। इवन उससे मुझे एक पॉइंट पे बड़े गुस्से से देखा, कहता कि देख ले अगर कुछ ऐसा है तो तू मुझे बता सकता है। फिर वही बात आ गई क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कहता ठीक है, वो चला गया। मेरा 23 दिन टोटल रिमांड हो चुका था। जो मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि एनसीसीआई की हिस्ट्री में इतना लंबा रिमांड नहीं हुआ। इवन एक पॉइंट पे मैं इतना तंग आ गया था इनसे कि मैंने खुद ही जज साहब के सामने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि ये लोग अपनी तसल्ली पूरी कर लें, इन्होंने जो मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, अगर ये रिमांड मांग रहे हैं इनको रिमांड दे दें। मैं इतना तंग आ गया था, मैंने जज साहब के सामने खुद ही बोल दिया कि यार रिमांड ले लें मेरा। 23 दिन रिमांड के बाद भी इन्होंने 30 लाख रुपया मेरी फैमिली से मुझे जुडिशियल करने का लिया। मतलब एनसीसीए ऑफिसर्स ने मुझे जेल भेजने के भी मेरी फैमिली से पैसे लिए। खैर मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार ये आईओ से पूछो कि अब क्या इसने मेरे साथ करना है। कहता कि मैंने बात की है। वो ये नहीं कह रहा कि अब आपकी बेल करवानी है, वो ये कह रहा है कि हमने 4 पर्चे मजीद रेडी किए हैं, वो 4 पर्चे हम डकी भाई पे ना दें, उसका 1.5 करोड़ रुपया वो मांग रहे हैं, जिसमें से एक पर्चा इन्होंने कोई लड़की रिलेटेड रखा हुआ है। और जब मैंने ये सुना मैं बर्बाद, मैं टूट चुका था। मैंने अपने दोस्त को कहा तू इनको ब्लॉक कर दे बस, और तू जा, इनको को 4 पर्चे देने 400 दें, मैंने अब 1 टका नहीं देना इनको। इस तरह तो इनको आदत लग जाएगी
फिर ये कहेंगे कि जी अब हम डकी भाई को फायर ना मारने का 5 करोड़ रुपया लेंगे, घर की बत्ती बंद कर देंगे, घर में अगर आप चाहते हो कि बत्ती आए उसका 50 लाख रुपया निकालो, पानी बंद कर देंगे, फिर कहेंगे घर में पानी आए उसका 40 लाख रुपया निकालो। ये तो इन हरकतों पे आ जाएंगे फिर। हाँ, अगर आप मेरी एक आधा फैमिली का अकाउंट छोड़ देते तो मैं आपको पैसे कहीं से तो दे, एटलीस्ट हमारी फैमिली जो है मकरूज तो ना होती। इतना मोटा मेरा चलान पेश किया है, मुझे एक ऑफिसर उस चलान के अंदर एक सफे की एक लाइन का एक लफ्ज दिखा दे कि मेरे उसमें बाप का क्या रोल है, क्योंकि आप लोगों ने उनका अकाउंट बंद किया ना, उनका क्या रोल है मुझे उस सफे के अंदर दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरी माँ का क्या रोल है वो मुझे दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरे दादा अब्बू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको NCCIA के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया ये कह के कि पता नहीं उनके पीछे ISI-MI लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूब को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम NCCA के ऑफिसर्स का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहां पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। और ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। जिस्मानी रिमांड पे FIA के पास जाना है या उसके बाद जेल जाना है, हो गया तो बोलने कोई मसला नहीं है। आज डकी भाई आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ बात नहीं करेंगे? ताहम आज जो है वो बात तो नहीं करने दे रहे, लेकिन डकी भाई को जो है वो सुबह सवेरे जो है आज अदालत में पेश किया गया है। बिल्कुल जी बात तो नहीं कर सकते डकी भाई। इससे पहले भी हमने जब इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है तो NCCI एहलकारों की जानिब से जो वो मना कर दिया गया है कि वो किसी भी किस्म से वो जो है वो गुफ्तगू नहीं करेंगे। डकी भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? डकी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई कुछ तो बोलिए। तो मना नहीं किया आपको, आप लॉयर्स ने मना किया कि भाई सारी तो आपने तहकीकात के बारे में आपने ताउन किया, उसके बावजूद क्यों ही कहा जा रहा है? मेरी गिरफ्तारी के 23वें दिन जब मुझे जज साहब के सामने पेश किया तो फाइनली मैं जुडिशल हो गया। जुडिशल का मतलब यह है कि अब मैं जेल चला जाऊंगा। जज साहब ने ऑर्डर लिख के दिया कि हमने बंदा जुडिशल कर दिया। अब जुडिशल करके कोर्ट से बंदा डायरेक्ट जेल नहीं जाता, कोर्ट से एक बार NCCA ऑफिस वापस आता है, वहां पे उसके कुछ पेपर्स रेडी होते हैं, उसके बाद उसको जेल भिजवाया जाता है। तो जब मैं कोर्ट से NCCA ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। उसने मेरी तरफ देख के कहा, डकी तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए, उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा क्या तेरे से कोई पैसे ले रहा है, उसने मेरे से कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए। मैंने कहा कि जी ये शुएब रियाज और उसकी टीम ने, इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हायर अफसरान को भी पहुंचाने हैं। कहता अच्छा कोई डिटेल है तेरे पास? मैंने कहा कि सर मैं तो इनके साथ हवालात में था जेल में, सेल में, तो मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत छोटा छोटा मोटा मोटा बताया, ज़्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उसने पूछा कि कितने पैसे लिए हैं? मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो ये 60 लाख रुपया पहुंचाएं। तो वो हमें 60 लाख रुपया उसका हमने दिया। उसने कहा ठीक है तू जेल जा, लेकिन उससे पहले कहीं से कॉल करवा और अपनी फैमिली को कह कि तेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, उससे मिलने। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहीं से मोबाइल अरेंज किया, मैंने फटाफट मामा को कॉल की, मुझे सिर्फ मामा का नंबर याद था। मैंने उनको कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा, उससे मिलने। बिग ब्रदर वहां से चला गया। 5-10 मिनट के बाद मुझे भी पुलिस के डाले में बिठाया और मुझे जेल ले गए। डकी भाई को जो है तकरीबन 22 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने गुज़श्ता रोज जो है डकी भाई को जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया। देख सकते हैं कि डकी भाई को जो है वो जेल मुंतकिल किया जा रहा है। 9 सितंबर 2025 को मुझे जेल भेज दिया जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होना कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा। जब मैं जेल जाता हूँ सबसे पहले तो मेरी चेकिंग होती है, बालों के अंदर, अंडर आर्म्स, आपकी नाक के अंदर भी देखते हैं, वो आपके कान के अंदर, आपके मुंह के अंदर, आपके लिप्स ऊपर करके आपकी ज़ुबान निकाल के। चेकिंग होने के बाद मुझे लेके जाया जाता है मेरे सेल की तरफ, जिसको जेल की ज़ुबान में चक्की कहते हैं। जेल के सेल का साइज़ आप ऐसा समझो कि कुछ 6 से 7 टाइलें हैं ना, उतना साइज़ होगा।
उसका, या फिर एक किंग साइज मैट्रेस अगर एक अंदर पड़ा हो तो वहाँ पे और मजीद जगह नहीं है। ये जेल के सेल का साइज होता है। कॉर्नर पे जो है वॉशरूम लगा होता है जो कवर्ड नहीं होता, उसके आगे एक छोटी सी दीवार लगी होती है, यानी कि अगर आप खड़े हुए हो तो बाहर से देखने वाला बंदा आपको नंगा देखेगा, लेकिन अगर आप वॉशरूम करने के लिए बैठे हो तो आपके चेस्ट से ऊपर जो है आप विजिबल होगे, नीचे आप कवर्ड होगे। इस हद तक बस दीवार होती है वहाँ पे। उसी के ऊपर जो है वो एक टूटी लगी होती है पानी की। मैं जब अपने सेल में आता हूँ तो शाम हो जाती है, मुझे सेल में लाते ही लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि मेरा नया नया एक्सपीरियंस होता है, मुझे नहीं समझ आ रही होती है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मैं इधर उधर देखता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। बहुत ऊंचा पंखा लगा होता है जहाँ से मुझे आइडिया होता है कि कोई चाह के भी खुदकुशी नहीं कर सकता। अंधेरा हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि मैंने क्या करना है। खैर मैं दीवार के साथ लग के बैठ जाता हूँ बिल्कुल ऐसे ही, और सोचता रहता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है। मैं अपने सेल से बाहर देखता हूँ तो 1.5 लीटर की बोतल पड़ी होती है, उसके ऊपर कैप भी लगा होता है। मेरा हाथ तो वहाँ तक नहीं पहुँचता, लेकिन कोई 15-20 मिनट के अंदर एक इंचार्ज जो है वो वहाँ से गुजर रहा होता है। मैं उसको आवाज़ देता हूँ कि सर, वो मेरी बात सुनते हैं, हाँ जी। मैं उनको कहता हूँ कि सर वो सामने 1.5 लीटर की बोतल पड़ी है, वो काइंडली मुझे पकड़ा दें। मुझे बोतल पकड़ा देता है। वॉशरूम से मैं वो 1.5 लीटर की बोतल के अंदर पानी भरता हूँ, उसका कैप बंद करता हूँ। सितंबर का टाइम होता है, शदीद गर्मी होती है, इतनी गर्मी कि आप कूलर के बगैर नहीं रह सकते। मैं अपनी कमीज़ उतारता हूँ, बॉटल को अपनी शर्ट के अंदर डाल के ऐसे उसको मैं लपेटता हूँ, अपने सर के नीचे रख के मैं लेट जाता हूँ। 2 दिन मेरे ऐसे ही गुजरे। जेल के एक्सपीरियंस में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, मैं वो फिर कभी आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊँगा। 3 दिन मैं उस सेल में रहा, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी। तीसरे दिन एक ऑफिसर आता है और उसके हाथ में एक चिट होती है। वो चिट की तरफ देखता है, वो कहता है साधु रहमान की रही। मैं अपना हाथ करा करता हूँ कि जी सर। मैं कहता आजा तेरी मुलाकात आई है। वो फीलिंग ही बड़ी अजीब सी थी कि आपको किसी ने पूछा है, आपसे बात की है किसी ने, और इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुलाकात क्या होती है। खैर उसने मुझे मेरे सेल से निकाला, मुझे एक जगह पे ले गया, और 3 दिन बाद मैंने किसी अपने को देखा। मेरी माँ, अरूब और ज़िया वहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन मैं उनको मिल नहीं सकता था, उनको गले नहीं लग सकता था, मैं उनको सलाम नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे दरमियान में शीशा लगा हुआ था। उनकी तरफ एक लैंडलाइन पड़ा हुआ था, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा हुआ था, और उस लैंडलाइन में ही आप बात कर सकते हो। मैंने ज़िंदगी में इतना बेबस फील नहीं किया। एक लैंडलाइन उनकी तरफ पड़ा होता है, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा होता है। एक तरफ से अरूब फ़ोन उठाती है, दूसरी तरफ से मैं फ़ोन उठाता हूँ, और वो कहती है क्या हाल है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उसके आगे वो कुछ नहीं बोलती। 2 मिनट मैं भी चुप रहता हूँ, 2 मिनट वो भी चुप रहती है। अचानक कहती है कि साथ ये क्या हो गया ये सब। मैंने कहा रूप मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है। ऐसे ही हमारी बात हो रही थी, अचानक ज़िया अरूब को कहता कि मैंने बात करनी है साथ से। मैंने कहा हाँ करवाओ। ज़िया अरूब से फ़ोन ले लेता है। वो कहता है कि यार साथ आपका एक दोस्त आया था। मैंने कहा हाँ। कहता है यार वो तो सारी डिटेल हमसे मांग रहा था और उसको सब कुछ पता है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो। मैंने कहा ज़िया देखो मैं उसको नहीं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन फॉर सम रीज़न उसको पता था। मैंने उसको नहीं बताया, उसने मेरे से खुद कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए, और उसने मुझे कहा था कि मुझे डिटेल चाहिए। तो ज़िया कहता कि हाँ वो हमारे पास आया था, एक कागज़ पे सारा मेरा वो लिख के गया है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पैसे पहुँचाए, किसने दिए, किस बैंक से निकलवाए, वो सारा नोट डाउन करके गया है। मैंने कहा कि देखो ज़िया इस वक्त ना हमें नहीं पता कि हमने किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। हमने जिसको भी अप्रोच किया है सब ने मदद करने से इनकार कर दिया है। जिन्होंने कोशिश की है वो भी कोई मसला कोई बेहतरी की तरफ नहीं आया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सुन लेते हैं हम एक बार इस बंदे की बात। ज़िया ने कहा ठीक है। जब ज़िया ने मुझे ये बात बोली तो मुझे आइडिया हो गया कि वही जिनका नाम हमने अभी बिग ब्रदर रखा था वो मेरी फैमिली से मुलाकात कर चुका है। खैर ज़िया से बात होने के बाद ज़िया ने फ़ोन मामा को दे दिया। मामा भी रो पड़ी, गपशप हो रही ही। साथ उन्होंने कहा था कि ये जो आपका दोस्त है, कहता कि आप मेरी भी माँ है, आपको कुछ नहीं होगा, आपने अब 1 भी रुपया किसी को नहीं देना, बस जो आप लोगों ने दे दी है उसकी मुझे डिटेल दे बस। खैर भी 15-20 मिनट होते ही हैं वो फ़ोन बंद हो जाता है। ना मुझे मामा की आवाज़ आ रही होती है, ना मेरी आवाज़ उन तक जा रही होती है। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया। वहाँ का एक इंचार्ज मुझे मेरे सेल में वापस छोड़ देता है। मैं वापस उसी जगह पे आया था। वक्त के साथ साथ जेल में अपने आप को एडजस्ट किया, मेंटली एक्सेप्ट किया कि भाई तू अभी इधर ही है। 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद एक इंचार्ज फिर से आया चिट लेके, कहता साधु रहमान के रही।
मैंने कहा जी सर मैं। कहता आजा तेरी मुलाकात है। मुझे लगा मेरी फैमिली आई है, लेकिन जब मैं उधर पहुंचा तो वही बिग ब्रदर मेरे से मिलने आया था। खैर उसने कॉल उठाई, कहता कैसा है डकी। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक। कहता तू अपनी फैमिली के सामने रोया क्यों था। मैं उनसे मिलने गया तो वो तेरी माँ कह रही थी कि वो रो रहा था उधर। मैंने कहा सर मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गया उनको देख के। कहता नहीं हो, पता है जेल हो गई है तुझे तो क्या हो गया है, अंदर बैठ के घर वालों को तो नहीं ना परेशान करना, उनके सामने मुस्कुरा के जाया कर, हंसता खेलता उनके साथ शुगर लगाया कर। क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा सर वो हो जाता है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं उनको कोई टेंशन ना दूं, लेकिन चेहरे पे बंदे के लिखा आया था। कहता खैर मैं गया उस दिन तेरे घर, माँ जी बहुत परेशान थी, मैंने उनको तसल्ली दी है, तुझे मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तू तगड़ा रहे। फिर उसने मुझे कहा कि अगर आने वाले कुछ टाइम के अंदर अगर तुझे कोई न्यूज़ तेरे रिलेटेड सुनने को मिलती है तो पैनिक नहीं होना और अंदर किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी। कोई पूछे कहना मुझे इल्म नहीं किसी चीज़, और अपनी फैमिली को भी कह दे कि किसी चीज़ को लेके पैनिक नहीं होना। अगर कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करे, कोई कॉल करे, कोई अप्रोच करे, जस्ट इन्फॉर्म अस। साथ मैंने उनको ये भी बताया कि जब मैं NCCI की कस्टडी में था तो वो मुझे कहते थे कि आपके पीछे MI लगी हुई है। तब उसने मुझे कहा कि जिन लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ले रहे हैं ना, मैं उस इदारे से हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि ये बात जब मुझे पता लगी तो हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया, तो लेट मी एंड माई टीम हैंडल इट। तूने अंदर किसी से कोई बात नहीं करनी, अपनी फैमिली से ज़्यादा कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उनका हालचाल पूछ और रोना धोना बंद कर, उनके सामने शुगर लगा, हंस मुस्कुरा, कह के बड़ा मज़ा आ रहा है अंदर, जो बुरा वक्त था वो चला गया, अब बस तू वक्त काट। फिर मैंने उसको बोला कि सर वो जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब हैं वो मुझे रिमांड के दौरान कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोकूंगा। तो उधर बिग ब्रदर कहता कि छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो हुआ जो किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। ये मुकदमा दर्ज करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी है, जिसने डकी को गिरफ्तार किया और उसको दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बनाकर पेश किया। इस डायरेक्टर को आज सस्पेंड कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर हैं सरफराज चौधरी साहब, उन्हें जनाब सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी तैयारी है NCCI की डकी की बेल कैंसिल करवाने। डकी भाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले NCCI के एहलकार ऑफिसर सरफराज चौधरी साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। उसके बाद वो चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें हुई हैं जो मैंने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। मैं जब 23 दिन रिमांड में था मैं इतना मायूस हो गया था, मैं अल्लाह पाक से भीख मांगता था कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, या अल्लाह मुझे इस झंझट से निकाल दे, या अल्लाह सब कुछ तेरे सामने है, मैं किसी जोगा नहीं, मेरी फैमिली किसी जोगे नहीं, हम फंस चुके हैं, हम गीदड़ों में फंसे हुए हैं, या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता था। मैं हवालात में एक गंदे से कमरे में बैठ के मैं भीख मांगता था कि या अल्लाह तू सब देख रहा है, तेरे सामने हो रहा है सब कुछ, मेरे लिए कोई तो दरवाजा खोल, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं कहाँ जाऊँ। NCCI अफसरान की गिरफ्तारी पर मुकदमा यूट्यूबर डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। डकी भाई की फैमिली से रिश्वत लेने का ये मामला, NCCI के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अरूब जतोई ने दरखास्त दी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 8 अफसरों और 1 फ्रंटमैन पर। ये हो क्या रहा है? बैटिंग एप्स को रोकने वाले ही बैटिंग ऐप के जरिए पैसे मंगवा रहे हैं। मुकदमा डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। 12 लोग हिरासत में हैं FIA के। अफसर है शुएब रियाद और सरफराज चौधरी, उन्होंने रिलीफ के नाम पर अरूब जतोई से रिश्वत मांगी पर 90 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। वो लोग जिनके कंधों पे निजाम की हिफाजत की जिम्मेदारी रखी गई थी, वही खुद इस निजाम में नकब लगाने जो तफ्तीशी थे आज वो मुलजिम के रूप में अपने ही इदारे के सामने जवाब दे। 7 अफसरान ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। तो 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में NCCI के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अरूब जतोई इस बात पर डट गई हैं कि NCCI अफसरान जिन्होंने उनसे रिश्वत ली है इनको नहीं छोड़ेंगी। जिन ऑफिसर्स ने मेरी फैमिली को मेंटल ट्रॉमा से गुजारा, जिन ऑफिसर ने मेरी फैमिली को मेंटली टॉर्चर किया, जिन ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर्स ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उससे माँ बहन की गालियां दिलवाई, अगले दिन उन सबकी खबर आ गई कि वो सब गिरफ्तार हो गए। और ये जो 100 दिन की कैद थी, जब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी नजर आती, मैं कभी कभी अल्लाह पाक से कहता था कि अल्लाह तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन ये सब जब मुझे खबरें सुनने को मिली तो मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह ने मेरी तभी सुन ली थी जब बिग ब्रदर मुझे फर्स्ट टाइम NCCI ऑफिस में मिला और उससे मेरे से पूछा ढकी तेरे पे केस क्या है। इसमें मैं FIA एंटी करप्शन इदारे को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी फैमिली का सारा केस सुना, मेरी फैमिली के एक मेंबर के पास जाके उन्होंने उनकी स्टोरी सारी सुनी,
उनका बयान लिया, इन पे FIR लॉन्च की और ये सब कुछ हुआ। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि इदारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे केस के अंदर भी मुझे बुरे लोग मिले, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उनको हमारे पास भेजा। 16 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ। 100 दिन टॉर्चर, ऐसा रोलर कोस्टर जो मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था मैं और मेरी फैमिली ने गुजारा। 100 दिन के बाद जस्टिस शहराम सरवर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे बेल दी हाई कोर्ट से। मैं जब जेल में था, जब सबसे पहले मुझे इस चीज़ की न्यूज़ मिली कि डकी तेरी बेल हो गई है, तब जो मेरी बॉडी पे खून दौड़ा था उसके लिए मैंने 100 दिन इंतज़ार किया। मैं तो जम गया था, मैं ख़त्म हो गया था, मैं बर्बाद हो गया था। सही बताऊँ तो मैं हार मान ली थी, मैं टूट चुका था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा। ये 100 दिनों में क्या क्या हुआ, ये वीडियो तो शायद 40-50 मिनट की होगी। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो ये वीडियो 4-5 घंटे की होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता। इवन ये जो भाई थे जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे लोगों को बताने दें कि आपने हमारी फैमिली के लिए क्या क्या किया। कहता डकी वी वर्क इन द शैडोज, हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी थी। आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी फैमिली हमारी फैमिली है। ना हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम लें, ना हम चाहते हैं कि आप हमें मेंशन करें। उसने कहा क्योंकि हमारे इदारे का नाम लेके आपको और आपकी फैमिली से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं तो वी हैव टू स्टेप इन। इदारे की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि अगर हमारे इदारे का कोई नाम लेके अपने लिए कोई बेनिफिट लेगा तो उसकी कोई टॉलरेंस नहीं है। ये हमारी ड्यूटी है, वी आर हियर टू सर्व दिस कंट्री। अगर आप गलत होते या आपकी फैमिली गलत होती तो हम आपका साथ ना देते, लेकिन हमने देखा कि हमारी माँ मुश्किल में है, हमारी बेटी मुश्किल में है, हमारा भाई मुश्किल में है, तो हमें आपकी अप्रिसिएशन ही चाहिए, खुश हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ NCCIA ऑफिसर्स हैं जो दर्जनों पॉडकास्ट दे रहे हैं पब्लिकली, लेकिन बैक एंड पे वो क्या हरकत करे उस चीज़ का किसी को नहीं पता। और दूसरी तरफ ये बिग ब्रदर का इंस्टीट्यूशन जिन्होंने दिन रात एक कर दिया मेरी फैमिली के लिए। और जब मैंने उनका कहा कि मुझे बताने दे लोगों को, तो कहते हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। सेल्फलेसली काम किया और एक भी पॉडकास्ट उनके एक भी ऑफिसर ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, जस्ट वर्किंग इन द शैडोज। और मुझे और मेरी फैमिली को उन पे फख्र है, और मेरी सिंपैथी हर उस फैमिली के साथ है जो कभी इन करप्ट NCCIA ऑफिसर्स के थ्रू अफेक्ट हुई है। अल्लाह पाक किसी की फैमिली को उस चीज़ से ना गुजारे जिस चीज़ से मेरी फैमिली गुजरी है। एक और चीज़ की बड़ी कन्फ्यूजन थी कि मेरे एक्चुअली वकला कौन है। तो मेरा केस जो है वो बैरिस्टर अमृत शेख देख रही है और एडवोकेट उस्मान लतीफ़ जो मेरा केस आगे परसू कर रहे हैं। लेकिन मैंने सबकी वीडियोस देखी हैं, जितने वकला हैं जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, मैंने सबके टिकटॉक वीडियोस देखी हैं। मैं दिल से उन तमाम एडवोकेट्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। इस पूरे 100 दिन के अंदर जो मेन सवाल लोगों का था ना, वो ये था कि यार डकी भाई आप तो इस मामले से फारिग होने के बाद मुल्क छोड़ के चले जाओगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, 8 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पे आए हुए, मैंने सिर्फ अच्छा टाइम देखा है। जहां 8 साल इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, इस मुल्क के लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस मुल्क के लोगों ने मुझे सपोर्ट दी, तो ये 3 महीने की मुश्किल में मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा तो ये तो मेरी सेल्फिशनेस है कि जहां 8 साल इस मुल्क ने आप पे कोई मुश्किल नहीं आने दी, तो 3 महीने की मुश्किल पे मैं इस मुल्क को छोड़ के कैसे जा सकता हूं। मैं इधर ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने ही मुझे सब कुछ दिया है, पाकिस्तान में ही मैं रहूंगा। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इस पूरे 100 दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। कोई भी आके पीछे नहीं आता आपकी फैमिली के अलावा। मेरी माँ कोर्ट के धक्के खाती रही है, उनका क्या काम है कोर्ट में, उन्होंने कौन सा वहाँ पे कोई बयान देना है या कोई स्टेटमेंट देनी है, या वो कौन सी वकील है जो उनका कोर्ट में कोई काम है। वो सिर्फ वहाँ पे इसलिए आती ही कि मुझे कुछ 30-40 सेकंड के लिए अपने बेटे की झलक देखने को मिल जाए, मैं बस देख लूँ कि यार मेरा बेटा ठीक है। सिर्फ इसलिए आती रही है, एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया। आज के दौर में जहाँ वफादारी तो मजाक बन के रह गई है, अरूब मेरे साथ एंड तक खड़ी रही। उसको डराया गया, धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया। इवन एक पॉइंट में मैंने उसको ये भी कहा था कि जब तक ये मैटर हल नहीं होता तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। वो तब भी मेरे साथ खड़ी रही। मैं जेल में था और मेरे लिए मर्दों से लड़ती रही है। और सही बताऊं तो कोई भी नहीं करता ऐसा। हल्का सा मर्द पे बुरा टाइम आता है, औरतें छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन अरूब मेरे साथ खड़ी रही। मैं एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। ज़िया अपने सारे काम छोड़ के, अपना यूनिवर्सिटी छोड़ के, अपनी सारी स्टडीज छोड़ के, अपना यूट्यूब चैनल छोड़ के मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ एफर्ट उसने एंड तक रखी। मेरे अब्बा जी हार्ट पेशेंट, उनको मैंने मना किया हुआ कि आपने बाहर नहीं निकलना, उनके बैंक अकाउंट बंद है, उधार पे हैं। मेरे लिए डेली मैसेज भेजते हैं अम्मा के थ्रू कि हमारी दुआएं सादा आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है। मैंने सिर्फ ये रियलाइज़ किया कि आपकी फैमिली के अलावा कुछ मैटर नहीं करता इस दुनिया में।
और मुझे पता है कि मैं इस वक्त इस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम ले सकूँ, लेकिन आई वांट टू थैंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिन्होंने इतनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई और मेरी फैमिली को इस करप्ट माफिया से निकलने में मदद की। और ये जो बिग ब्रदर जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं तो जेल में था, मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। जब जब उनको कोई परेशानी होती ही, जब जब उनको कोई सवाल होता है, जब उनको किसी चीज़ की टेंशन होती ही, ये जो बिग ब्रदर है ये और इनकी टीम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रही है। और इस तरह का क्लीन अप ऑपरेशन इन करप्ट माफिया के अगेंस्ट आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और ये सब क्रेडिट जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आप लोगों को सब कुछ तो नहीं बता सकता, मैं अगर बताना शुरू करूं तो ये वीडियो कुछ 40-50 मिनट की नहीं, ये वीडियो कुछ 4 घंटे की होगी। वैसे भी आप लोग कहोगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो कोई टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट बता रहा है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली हमेशा इनके शुक्रगुजार है। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुश्किल टाइम पे भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने घर आके सोशल मीडिया देखा है, आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने आप सबकी वीडियोस, आप सबके एडिट्स मैंने देखे हैं। मुझे याद है गिरफ्तारी से पहले व्लॉग्स के अंदर मैं कहा करता था कि गाइस हमने 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं, लेकिन वो ख्वाब हमारा अधूरा रह गया। मैं गिरफ्तार हो गया, मेरे पास मेरा चैनल भी नहीं था, मैं जेल में था, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। दिस इज द एंड, डकी भाई इज नो मोर, ही इज फिनिश्ड। अचानक एक इंचार्ज आता है, कहते डकी भाई तेरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मुबारक हो। दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड कि मे बी दिस इज नॉट द एंड, मे बी दिस इज स्टार्ट ऑफ समथिंग एल्स। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट एवरी सिंगल वन ऑफ यू। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आप लोगों का एहसान। अभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला कि यार अगर मैं सब कुछ बताना शुरू करूं तो ये वीडियो 4-5 घंटे की हो जाएगी। और साथ मैंने आप लोगों को ये भी बोला कि मैं आप लोगों को कुछ लोगों का नाम नहीं बता सकता, तो हम उनका नाम बिग ब्रदर रख देते हैं। बट लेकिन समटाइम सब कुछ जानना जरूरी भी नहीं होता। मैं बाहर आ गया हूँ, यही बहुत है। जब मैं जेल से वापस आया तो मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियां देखी। कोई पॉडकास्ट पे कुछ कह रहा है, कोई यूट्यूबर कुछ कह रहा है, कोई टिकटॉकर कुछ कह रहा है, कोई जर्नलिस्ट कुछ कह रहा है। और मैंने उन सबको देख के बस कहा कि यार किसी को कुछ भी नहीं पता, सबकी अपनी अपनी कहानी है और सब झूठ है। असल में क्या हुआ है वो मुझे पता है। And let that be a mystery. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।